अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 1746 में 10,000 सिखों के कत्ल किए जाने के बावजूद उनकी ताकत को कम किया जा सका, ना ही मुग़ल उन्हें मोती बना सके। सिख नवाब कपूर सिंह की नुमायां हैसियत को तस्लीम तो करते थे, लेकिन अपनी कार्रवाइयों में आज़ाद थे, जिसका नतीजा ये निकला कि मार्च 1748 तक पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में सिखों के 65 मुसल्लह ग्रुप या जत्थे काम कर रहे थे। उनमें से कोई किसी दूसरे को जवाबदेह नहीं था, बल्कि वो जब चाहते एक दूसरे के इलाके में घुस जाते और डाकादनी के अलावा कत्ल व गारत करके अपने इलाकों को वापस चले जाते। 1747 में दिल्ली लूटने वाला ईरान का बादशाह नादिर शाह अफशार काचान के मकाम पर कत्ल हो गया। उसका एक सिपा सालार अहमद शाह पहले अपने चचा को कत्ल करके अब्दाली कबीले का सरबराह बना, जिसके बाद उसी के कबीले की एक 9 रुकनी जंगी कौंसिल ने उसे अपना नया बादशाह चुन लिया। उसने अपने कबीले का नाम अब्दाली से तब्दील करके दुर्रानी कर दिया और उस तमाम इलाके का हुक्मरान बना जो आज अफगानिस्तान कहलाता है। 12 जनवरी 1748 को अहमद शाह फातहाना अंदाज में लाहौर में दाखिल हुआ। अफगान फौजों ने लाहौर को जी भर कर लूटा और कत्लेआम किया। अहमद शाह हिंदुस्तान पर अपने पहले हमले के बाद अफगानिस्तान वापस गया तो 29 मार्च 1748 को सिख बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए अमृतसर में जमा हुए। एक सरबत खालसा यानी सिखों की जनरल असम्बली बुलाई गई, जिसने मुगलों और अफगानों के जबर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुज़ाहमत का फैसला किया। खालसा की पूरी जंगजू क़ुव्वत को सरदार जस्सा सिंह अहलोवालिया की कमान में दे दिया गया, जिसने दल का नाम तब्दील करके दल खालसा कर दिया। इसके साथ ही अलग अलग लड़ने वाले 65 सिख जंगजू ग्रुपों को 11 मिसलों या डिवीजन्स में तकसीम किया गया, जिनमें से हर एक का अपना अपना नाम, सरदार, इलाका और झंडा था। ये तकसीम सिखों की 12 मिसलें कहलाई, जिन्होंने आगे चलकर पूरे पंजाब में एक अरसे तक फितना फसाद और कत्ल व गारत बरपा रखी। मैं आप तक एक पैगाम अपना पहुंचाना चाहता हूं और वो पैगाम ये है सपोर्ट का। मैं एक तवील अरसे से व्लॉगिंग कर रहा हूं और मैंने इस अरसे में हर तरह के व्लॉग आप तक पहुंचाए। मौसमों की सख्ती हो, फासलों की तवालत हो, या जो है वो हालात की शिद्दत हो, जो भी हालात हों, मैंने कोशिश यही की है कि बिला नागा बग़ैर किसी रुकावट के आप तक व्लॉग पहुंचाऊं। लेकिन अब मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि व्लॉगिंग एक बहरहाल महंगा शौक़ है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे हो तो गए, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे वसाइल उसके लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए मैं आप सब हज़रात से, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मेरे नाज़रीन हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी माली एआनत करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाता रहूँ। इस मकसद के लिए मैंने अकाउंट नंबर दिया है अपना, जो बैंक अकाउंट नंबर है। 2 बैंक अकाउंट नंबर है, उनमें से आप किसी में भी जो है वो भेज सकते हैं। एक बैंक अल्फलाह का है, एक स्टैंडर्ड चार्टर का है, जो बैरून मुल्क मेरे नाज़रीन हैं उनके लिए, और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने अपना टेलीनॉर का जो ईजी पैसा है उसका अकाउंट नंबर भी दिया और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे ताउन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग आप तक पहुंचा सकूं। सिखों की 6 मिसलें बुद्ध दल यानी बूढ़ी फौज का हिस्सा थीं, जिनमें अहलोवालिया, सिंहपुरिया, करोड़ सिंगिया, निशान वाली और डले वालिया मिसलें शामिल थीं। जबकि 5 मिसलें यानी शकर चकिया, भंगी, कहानियाँ, नकई और रामगढ़िया मिसलें तरोना दल यानी जवान फौज कहलाती थी। 12वीं मिसल फुल्किया मिसल को खालसा के कवायद व ज़वाबित पर अमल न करने की पादाश में दल खालसा का हिस्सा नहीं बनाया गया। मरखीन ने लिखा है कि सिखों की सबसे पहली मिसल या जत्था 1716 में कायम हुआ, जिसका नाम जत्था भंगियाँ था, जबकि बाद में ये भंगी मिसल के नाम से मशहूर हुई। भंग की लत में मुब्तला होने की वजह से इस जत्थे को भंगी का नाम दिया गया। कहा जाता है कि भंग का नशा आवर मशरूब इन्हें ठंडक पहुंचाता और लड़ाई में जोश का बायस बनता और निडर कर देता था। इसके अलावा भंग तवील अरसे से हिंदुस्तानी साधुओं के इस्तेमाल में भी रही। चूँकि भंग को झाड़ू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस लफ्ज़ का एक मानी हिंदुओं की झाड़ू देने वाली ज़ात भंगी के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिख तवारीख में लिखा है कि 1521 ईस्वी में असीर होने के बाद
गुरु नानक को भी मुगल शहंशाह बाबर की तरफ से भंग नाम की इस नशावर बूटी की पेशकश की गई थी, तहम गुरु ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। ये मिसल न सिर्फ साइज में सबसे बड़ी थी बल्कि पंजाब के सबसे बड़े रकबे पर भी इसी का कब्जा था। इस ज़बरदस्त जत्थे का जाट बानी छज्जा सिंह या छज्जू सिंह अमृतसर से 24 किलोमीटर दूर एक गांव पंजवाड़ का रहने वाला था। कन्हैया लाल तारीख पंजाब में लिखते हैं कि छज्जा सिंह ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से अमृत लेकर सिख मजहब अपनाया था। वो अपने साथियों का हौसला गुरु की इस बशारत से बढ़ाता कि उन्हें एक दिन पंजाब पर राज करना है। इसी यकीन के तहत वो पंजाब में मुगल हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेते। हथियार चूंकि अमूमी तौर पर कम थे, इसलिए ये जत्था गोरीला हमले ही करता। सैयद मोहम्मद लतीफ़ का हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में लिखना है कि मुतअद्दिद सिखों ने इस जत्थे में शमूलियत इख्तियार की। अब मुसल्लह अफराद ने मुखबरों और सरकारी अहलकारों के देहात पर रात के वक्त हमले शुरू कर दिए, जिन्हें जो कीमती सामान हाथ लगता ले उड़ते। एजाज बटालवी कहते हैं कि छज्जा सिंह की मौत के बाद उसके एक साथी भीमा सिंह या भूमा सिंह ने उसकी जगह ले ली। ये मौका के करीब वंडी परगना में गांव हंग का एक ढिल्लू जाट था। भंगी जत्थे समेत सिख जत्थों के इलाके बढ़े तो ये मिसलें कहलाए, लेकिन भंगी मिसल इन 12 जत्थों या मिसलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। भीमा सिंह ने 1739 में ईरानी बादशाह नादिर शाह की फौजों के साथ झड़पों में अपना नाम रोशन किया। भीमा सिंह की इंतजामी सलाहियत से मिसल को ताकत मिली। उसकी मौत 1746 में हुई। चूंकि भीमा सिंह बे औलाद था, इसलिए उसका भतीजा हरि सिंह ढिल्लों उसका जानशीन बना। इससे पहले इस मिसल के राहजन सिर्फ रात के अंधेरे में लूट मार किया करते थे, मगर हरि सिंह ने यह काम दिन के उजाले में भी शुरू कर दिया। वो अपने साथियों के साथ 100 मील तक डाके मारता और गारतगरी करके वापस आ जाता। हरि सिंह ढिल्लों ही वो पहला शख्स था जिसे भंगी कहा जाता था। हरि सिंह की सरकर्दगी में भंगी मिसल ने एक तवील गोरीला जंग के बाद 16 अप्रैल 1765 को लाहौर पर कब्जा करके सिख राज की बुनियाद रखी। भंगी मिसल के लहना सिंह, गुज्जर सिंह और कहानिया मिसल का सूबा सिंह 20 घुड़सवारों के गिरोहों में तकसीम होकर हमला करते और भाग जाते। ये सिलसिला पूरे 2 महीने तक दिन रात बगैर वक्फे के चलता रहा। लेकिन लाहौर के किले पर कब्जा एक जुर्रतमंदाना कार्रवाई थी। रात के वक्त गुज्जर सिंह भंगी के आदमियों ने एक ही वक्त में हर समत से काले कपड़े पहने बैरूनी दीवारें फलांगी और सबको मार डाला। उसके बाद मरकजी दरवाज़ा खोला और लहना सिंह और उसके साथी किले में दाखिल हो गए। ये भंगी मिसल ही थी जिसने पोठोहार पर गखड़ों के 765 साल इक़्तिदार का खात्मा किया। लाहौर पर कब्जे के बाद गुज्जर सिंह भंगी की फौजों ने गुजरात के मकाम पर गखड़ हुक्मरान सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त देकर पूरे पोठोहार और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया। इस सिख फौज में सभी सिर्फ सूखे चने, चंद किशमिश के दाने और छोटे मशकीज़ों में पानी लेकर चलते थे। कन्हैया मिसल की बुनियाद लाहौर से 21 किलोमीटर जनूब मगरब में लाहौर फिरोजपुर रोड पर वाक़ गांव कहना के एक सिंधु जट जय सिंह ने रखी थी। उसका वालिद खुशहाल सिंह लाहौर में घास बेचता था। जय सिंह ने नवाब कपूर सिंह के हाथों पर खालसा की शराइत पूरी की और अमर सिंह करेगा के जत्थे में शामिल हो गया। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि कहानिया या कन्हैया का नाम जय सिंह के गांव कहना के नाम से अख्ज़ किया गया था, लेकिन बाद मुहक्किकीन ने लिखा है कि जय सिंह बहुत खूबसूरत था, जिसकी वजह से उसे कन्हैया का लक़ब मिला, जो हिंदू भगवान कृष्णा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जय सिंह की क़यादत में कन्हैया या कहानिया मिसल पंजाब की एक ताकतवर मिसल बनी। उसने सबसे पहले ज़िला अमृतसर में अपनी बीवी के गांव सोहारी को अपना हेडक्वार्टर बनाया, जहाँ से वो बटाला और फिर मलकरी मुंतकिल हुआ। उसके इलाके दरिया प्यास और रावी के दोनों किनारों पर वाक़ थे। जय सिंह ने 1778 में महासिंह सुकर चकिया और जस्सा सिंह अहलोवालिया की मदद से जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरीसी और हिसार के सहराई इलाकों में जलावतन कर दिया। 1793 में 81 साल की उम्र में जय सिंह की मौत पर कहानिया मिसल का कंट्रोल उसकी बहू सदा कौर के हाथों में चला गया, क्योंकि उसका बेटा गुरबख्श सिंह उससे पहले ही मर चुका था। ये वही सदा कौर है जिसकी बेटी मेहताब कौर की शादी महाराजा रंजीत सिंह से हुई थी। जुलाई 1799 में उसने यानी सदा कौर ने रंजीत सिंह को भंगी सरदारों मोहर सिंह, साहब सिंह
اور چیت سنگھ کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کرنے میں مدد کی۔ سدا کور کے تعاون سے ہی رنجیت سنگھ نے مزید فتوحات حاصل کر کے اپریل 1801 میں مہاراجہ کا خطاب اختیار کیا۔ امرتسر، چنیوٹ، قصور اور کانگڑا کی مہمات کے ساتھ ساتھ ہزارہ اور اٹک کے ہنگامہ خیز پٹھانوں کے خلاف سدا کور نے رنجیت سنگھ کے شانہ بشانہ فوج کی قیادت کی، تاہم ان کا تعلق زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے۔ اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب سدا کور نے ایک آزاد سربراہ کا درجہ حاصل کرنے کے لیے قائم مقام گورنر جنرل ہندوستان سر چارلس مٹکاف اور برطانوی فوجی آفیسر سر ڈیوڈ آکرلونی کے ساتھ خفیہ بات چیت کی۔ رنجیت سنگھ کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے کنہیا مصل کی تمام جاگیریں اور دولت ضبط کر لی اور سدا کور کو قید کر دیا۔ کنہیا مصل کا ایک اور رہنما بھاگل سنگھ کا بیٹا سردار حقیقت سنگھ تھا۔ یہ سدو جٹ جے سنگھ کی جائے پیدائش کہنا کے قریب جھلکا گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک آزاد سردار کے طور پر اس نے کہن گڑھ، عدالت گڑھ، پٹھان کوٹ اور کالانور کے کئی دوسرے دیہات پر قبضہ کیا۔ 1760 میں حقیقت سنگھ نے چوراڑی کو تباہ کر دیا اور ایک اور گاؤں کی بنیاد رکھی جس کا نام سنگت پورہ رکھا، جبکہ فتح گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اسی طرح حقیقت سنگھ نے 1770 کے لگ بھگ نارووال سے کچھ فاصلے پر شکر نامی ایک قلعے پر قلعہ بنوایا۔ سکھ چونکہ گڑھ کو قلعہ بولتے ہیں اس لیے یہ شکر گڑھ کہلایا، جو اب پاکستان کا ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر اور سرحدی شہر ہے۔ حقیقت سنگھ کا انتقال 1782 میں ہوا۔ جیمل سنگھ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسی جیمل سنگھ کی بیٹی اور حقیقت سنگھ کی پوتی چاند کور 1812 میں 10 برس کی عمر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے اور ولی عہد شہزادہ کھڑک سنگھ کی بیوی بنی۔ 1839 میں جب کھڑک سنگھ 4 ماہ کے لیے مہاراجہ بنا تو چاند کور نے اپنے لیے ملکہ مقدسہ کا خطاب منتخب کیا۔ 1812 میں ہی جیمل سنگھ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، چنانچہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے فتح گڑھ کے قلعے میں جمع اس کی دولت پر قبضہ کر لیا۔ ضلع کی آمدنی اس کی بیوہ کو گزارا الاؤنس کے طور پر دی جانے لگی، جبکہ کہانیاں کے باقی تمام علاقے شہزادہ کھڑک سنگھ کو عطا کر دیے گئے۔ یہاں یہ یاد دہانی بھی کرا دوں کہ یہ وہی مہارانی چاند کور ہے جو اکتوبر 1839 میں اپنے شوہر کھڑک سنگھ اور نومبر 1840 میں اپنے بیٹے نونہال سنگھ کی موت کے بعد تخت کے ایک اور دعوے دار شیر سنگھ کے حملے کے بعد شاہی قلعہ لاہور میں قلعہ بند ہو گئی تھی۔ باہر سے شیر سنگھ اور اندر سے مہارانی چاند کور کی فوجیں ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہی تھیں۔ شیر سنگھ نے اپنی توپیں بادشاہی مسجد کے میناروں پر نصب کی تھیں، چنانچہ قلعے کے اندر سے مہارانی چاند کور کی فوجوں کی گولہ باری سے بادشاہی مسجد کے 2 مینار شہید ہو گئے تھے۔ ایک اور مثل اہلو والیہ تھی جس کا نام ضلع لاہور کے گاؤں اہلو سے اخذ کیا گیا تھا۔ یہ گاؤں ایک کلال یا شراب کشید کرنے والے نے قائم کیا تھا جس کا نام سداؤ تھا۔ اس کی اولاد میں سے ایک شخص بدر سنگھ نے باغ سنگھ ہلو والا کی بہن سے شادی کی تھی، جسے نواب کپور سنگھ کے ہاتھوں خالصہ کا بپتسمہ ملا تھا۔ جسا سنگھ اسی بدر سنگھ کا بیٹا تھا جو بعد میں سردار جسا سنگھ اہلو والیہ کے نام سے مشہور ہوا اور دل خالصہ کا سربراہ بنا۔ یہ وہی جسا سنگھ اہلو والیہ تھا جس نے ایمن آباد پر حملہ کیا، وہاں کے مغل فوجدار جسپت رائے کو قتل کیا اور بدلے میں جسپت کے بھائی لکھپت رائے نے 10,000 سکھ مروا دیے تھے۔ جسا سنگھ اہلو والیہ کو نواب کپور سنگھ کا دایاں ہاتھ کہا جاتا تھا، جبکہ اس نے پنجاب کے مغل گورنرز ذکریہ خان، یحییٰ خان اور میر منو کے خلاف سکھ جدوجہد میں اہم حصہ لیا۔ جسا سنگھ نے پنجاب کے درجنوں دیہات اور قصبوں پر قبضہ کیا۔ اس کے ماتحت دل خالصہ نے اپریل 1754 میں ایک افغان فوج کو شکست دی جس نے امرتسر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مارچ 1758 میں جسا سنگھ نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر سرہند پر قبضہ کر لیا، جبکہ 1 ماہ بعد اسی کی سرکردگی میں سکھ لاہور میں داخل ہوئے۔ جسا سنگھ نے کپور تھلا کو اہلو والیہ کی راجدھانی بنایا۔ سنگھ کا انتقال 1783 میں ہوا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، چنانچہ اس کا کزن بھاگ سنگھ مصل کا سربراہ بنا۔ بھاگ سنگھ کا بیٹا فتح سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک بااثر اتحادی تھا، جس نے دونوں خاندانوں کے درمیان دوستی کا اعادہ کرتے ہوئے پگڑیوں کا تبادلہ کیا۔ 1846 میں پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد کپور تھلا کی ریاست برطانوی تحفظ میں چلی گئی، لیکن فتح سنگھ کی اولاد نے 1 صدی سے زیادہ عرصے تک
कपूरथला पर हुकूमत की, यहाँ तक कि ये 1948 में अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से इनखला के बाद पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी PPSU में जम हो गई। सिंहपुरिया मिसल को अमृतसर के एक करीबी गांव फजीलपुर की मुनासबत से फजीलपुरिया मिसल भी कहा जाता था। इसकी बुनियाद कपूर सिंह नामी एक जाट जमींदार ने रखी, जो बाद में मुगलों की जानब से खिलत और जागीर मिलने के बाद नवाब कपूर सिंह के नाम से मशहूर हुआ। इसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और सिखों को मुत्तहिद करने में बुनियादी किरदार अदा किया। इसका इंतकाल 1753 में अमृतसर में हुआ। करोड़ सिंह मिसल का नाम करोड़ा सिंह के नाम पर रखा गया था, जो जिला लाहौर के इलाके बरकी का एक धालेवाल जाट था। इस जत्थे का बानी नाड़ी का श्याम सिंह था, जिसने 1739 में नादिर शाह की हमलावर फौज से जंग की थी। उसके बाद गुरदासपुर जिला के गांव पाईगढ़ के एक उप्पल खत्री करम सिंह ने इसकी जगह ली, लेकिन वो जनवरी 1748 में अहमद शाह दुर्रानी के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया और करोड़ा सिंह ने उसकी जगह ले ली। करोड़ा सिंह ने अपनी सरगर्मियां होशियारपुर जिला में किरीगरा पहाड़ियों के जनूब में वाक़े रास्ते तक महदूद रखी और 1761 में मरने से पहले होशियारपुर, हरियाणा और शाम 84 जैसे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। करोड़ा सिंह के बाद भागल सिंह इस मिसल का सरबराह बना, जिसे सिख तारीख में मुगलों के दारुल हुकूमत दिल्ली के फातेह के तौर पर याद किया जाता है। निशान वाली मिसल की इब्तिदा दसौंधा सिंह से हुई, जिसका जत्था दल खालसा का एक अहम हिस्सा था। इसलिए ये जत्था या मिसल निशान वाली मिसल कहलाई, जिसका पंजाबी में मतलब झंडा या मयार है। ये मिसल अमृतसर में मुकीम थी, जहाँ उसने मुक़द्दस हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दिया और दल खालसा की रिजर्व फोर्स के तौर पर भी काम किया। दसौंधा सिंह एक गुल जाट था, जिसका ताल्लुक ज़िला फिरोजपुर के गांव मंसूर से था। 1767 में उसकी मौत के बाद दसौंधा सिंह के छोटे भाई संगत सिंह को मिसल की सरबराही सौंपी गई। संगत सिंह की क़यादत में निशान वाली मिसल की फौजी ताकत 12,000 घोड़ों तक पहुंच गई थी। उसके इलाकों में अम्बाला भी शामिल था। अम्बाला की आखिरी हुक्मरान गुरबख्श सिंह की बेवा दया कौर थी, लेकिन 1823 में दया कौर की मौत के बाद उसकी जायदादें और मिल्कियत बरतानवी हुकूमत के हवाले कर दी गईं। 1748 में दीप सिंह को शहीदा मिसल का रहनुमा और तख्त श्री दमदमा साहब का महंत मुकर्रर किया गया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया और सिखों को गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोकने के लिए हरमिंदर साहब में फौज भेजी। दीप सिंह और गुरुद्वारे को आज़ाद कराने वाले मर्द दुर्रानी फौज के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए। सिख चूंकि उन्हें शहीद कहते हैं, इसलिए ये मिसल ही शहीदा मिसल के नाम से मशहूर हुई। 19वीं सदी के अवाइल में किसी वक्त ये मिसल रंजीत सिंह की सिख सल्तनत का हिस्सा बन गई। अपने 21 साथियों के साथ अकाल तख्त का दिफा करने वाले गुरबख्श का ताल्लुक भी इसी जत्थे से था। महाराजा रंजीत सिंह का दादा नोत सिंह और हुक्म सिंह इस जत्थे की दीगर अहम शख्सियात थी। जब अहमद शाह अब्दाली के हुक्म से हरमिंदर साहब को धमाके से उड़ा दिया गया और मुक़द्दस तालाब को गलादत से भर दिया गया, तो दीप सिंह 1761 में दमदमा साहब से मरने का अहद लेकर रवाना हुआ। उसे श्री हरमिंदर साहब के अहाते में हलाक किया गया। इस मिसल में सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, जो सिर्फ 2000 के लगभग थी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इस मिसल ने अकाल तख्त को अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाया, लेकिन रंजीत सिंह ने इससे कभी कोई तारुज़ नहीं किया। मशहूर मुसलमान रक्कासा और तख्ते लाहौर की आखिरी रानी कहलाने वाली गुलबहार बेगम से इश्क और शादी के मामले पर एक बार अकाली फुल्ला सिंह ने रंजीत सिंह की बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन रंजीत सिंह उस पर खामोश रहा। इस फुल्ला सिंह का ताल्लुक इसी मिसल से था। ढल्लेवालिया मिसल का बानी और पहला जत्थेदार सरदार गुलाब सिंह राठौर डल्लेवालिया था, जिसके पास 9000 बाकायदा घुड़सवार थे। उसका ताल्लुक अमृतसर से 50 किलोमीटर शुमाल मशरक में दरिया रावी के बाएं किनारे पर डेरा बाबा नानक के करीब गांव डल्लेवाल से था। 1759 में सरदार गुलाब सिंह की मौत के बाद उसका जानशीन सरदार तारा सिंह घीबा बना। उसके बड़े कारनामों में दूसरे सिख सरदारों के साथ मिलकर पठानों के शहर कसूर पर कब्जा करना है। 1807 में तारा सिंह घीबा की मौत के बाद उसके इलाके रंजीत सिंह की बादशाहत में शामिल हो गए। डल्लेवालिया मिसल के जंगजू निशान वाली मिसल के हमरा सिखों के मुकद्दस शहर अमृतसर की हिफाजत भी करते रहे। नकई मिसल लाहौर के मगरब में दरिया रावी और सतलुज के दरमियान के इलाके की मालिक थी। ये भी बिलाखिर महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत में शामिल हुई।
لیکن اس سے پہلے اس نے سیالوں، پٹھانوں اور کھرلوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ نکئی مثل کے سربراہ سردار ہیرا سنگھ نے پہلے اپنے آبائی گاؤں بہروال اور قصور کے دیہی علاقوں کے ارد گرد کی زمینوں پر قبضہ کیا جو ماجھا ریجن کے جنوب میں نکا ملک میں واقع تھی۔ یہیں سے اس مثل کا نام نکئی مثل لیا گیا۔ سردار ہیرا سنگھ نے 1731 میں امرت سنچر یعنی سکھ بپتسمہ لیا۔ 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہیرا سنگھ کی اولاد میں سے ایک سردار ایشر سنگھ نکئی نے ایک مسلمان خاتون سے شادی کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنا نام عبدالعزیز نکئی رکھا۔ اس کی اولاد میں سے ایک سردار محمد عارف نکئی سندھو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان کا انتقال 2000 عیسوی میں ہوا۔ سردار محمد عارف نکئی کے داماد مشہور سیاستدان سردار طالب حسین نکئی ہیں۔ سردار ایشر سنگھ نکئی کی اسلام قبول کرنے سے پہلے والی بیوی سے نہال سنگھ نام کا ایک بیٹا تھا جسے اس کے چچا نے سکھ کے طور پر پالا تھا۔ اس نے شادی کی لیکن 21 سال کی عمر میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اس کی موت کے ایک ماہ بعد ادھم سنگھ نامی بیٹے کو جنم دیا۔ سردار ادھم سنگھ کے 2 بیٹے رنجیت سنگھ اور گرودیپ سنگھ تھے۔ سکھ خاندان کی اس شاخ نے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے بجائے ہندوستان ہجرت کا انتخاب کیا اور ہندوستانی پنجاب کے ضلع مکتسر میں ملوٹ کے قریب گاؤں برج سدوان میں عام کسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ اس نام نہاد نکئی شاخ کے بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں۔ 1940 تک پنجاب میں چیفز اور فیملیز آف نوٹ آف لیپن گریفن کے نظر ثانی شدہ اور اپ ڈیٹ کردہ تمام 5 ایڈیشنوں میں اس بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ رام گڑھیا مثل کا سردار جسا سنگھ رام گڑھیا تھا۔ رام گڑھیا نے امرتسر کے بالکل باہر رام رامنی کا مٹی کا قلعہ تعمیر کیا اور اسے مضبوط کیا۔ اس کا نام شہر کے بانی سکھوں کے چوتھے گرو رام داس کے اعزاز میں رکھا گیا۔ اس کی مثل میں 10,000 سے زیادہ گھڑ سوار تھے جو ہر وقت حرکت میں رہتے تھے۔ جب بھی مغلوں یا افغانوں نے حملہ کیا تو وہ دل خالصہ کی مدد کرتے تھے۔ سکھوں کی ایک مثل پھلکیاں بھی تھی لیکن یہ دل خالصہ کمان کا حصہ نہیں تھا۔ پٹیالہ کا بابا آلہ سنگھ اس کا سربراہ تھا لیکن اس کے کسی سربراہ نے کبھی دل خالصہ کے قوانین کی پیروی نہیں کی جس کی وجہ سے یہ کسی حصے کے اتحاد کا حصہ نہیں بن سکی۔ اس کے ہر سربراہ نے اپنا خود مختار کردار برقرار رکھا لیکن تمام امرت دھاری سکھ دل خالصہ اور پھلکیاں مثل کی رکنیت کے اہل تھے۔ یہ بنیادی طور پر گھڑ سوار فورس تھی۔ کوئی بھی ایک فعال گھڑ سوار اور ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر 11 مثلوں کے علاوہ پھلکیاں مثل میں بھی شامل ہو سکتا تھا۔ شکر چکیہ مثل سکھوں کی وہ مشہور مثل تھی جس کے آخری جتھے دار مہاراجہ رنجیت سنگھ نے نہ صرف پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا پر قبضہ کیا بلکہ پہلی اور آخری سکھ بادشاہت کی بنیاد بھی رکھی۔ سکر کا مطلب چھوٹا یا تنگ اور چک زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے یا گاؤں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مثل کے نام کی ابتدا زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ہوئی جو رنجیت سنگھ کے آباء و اجداد بدھ سنگھ کی ملکیت اور تعمیر تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں ایک کتاب لکھوائی جس کا نام اقبال نامہ مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا۔ اس کتاب کے مطابق وہ سیالکوٹ شہر کے بانی اور راجہ رسالو اور پورن بھگت کے باپ راجہ سالوہن کی اولاد میں سے تھا، لیکن قابل اعتماد تاریخی شواہد کے مطابق سکر چکیہ خاندان کا جد امجد کالو نامی ایک وڑائچ جاٹ تھا جس کی وفات 1488 میں ہوئی تھی۔ وہ 1470 عیسوی میں اپنے آبائی گاؤں بھٹیاں ضلع لاہور سے بھارتی پنجاب کے شہر اجنالہ کے قریب سنسارا یا سانسی نامی ایک گاؤں میں جا کر آباد ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے اپنے خاندان کو وزیر آباد سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں ساند منتقل کر دیا لیکن خود سانسی چلا گیا۔ سانسی قبیلہ بنیادی طور پر راجستھان کا رہائشی تھا لیکن مسلمان حملہ آوروں نے اسے وہاں سے بے دخل کر دیا تو وہ گوجرانوالہ کے قریب آ کر آباد ہو گیا۔ کالو کا بیٹا جدومان اسی سانسی قبیلے کا ایک لٹیرا تھا جبکہ اس کی موت بھی 1515 عیسوی میں غارت گری کی ایک مہم کے دوران ہی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا غالب یا مانو بھی ایک ڈاکو تھا اور وہ بھی 1549 میں اپنے باپ کی طرح ایک ڈاکے کے دوران ہی مارا گیا تھا۔ مانو کا بیٹا کدوا 1555 عیسوی میں اپنے آبائی علاقے سے سکر چک نامی گاؤں میں آ کر آباد ہو گیا جو گجرانوالہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس نے نہ صرف خود ڈاکہ زنی چھوڑ دی بلکہ اپنی اولاد کو بھی دوسرے کاموں پر لگا دیا۔ کدوا کے 2 بیٹے راجہ دب اور پریبو تھے۔ راجہ دب کا انتقال 1620 میں ہوا۔ اس کے 3 بیٹے نیلو، تیلو اور تخت مال تھے،
लेकिन उनमें से सिर्फ तख्त माल ही जवानी तक पहुंच पाया और उसका इंतकाल 1653 में हुआ। उसके दो बेटों बिल्लू और बारू में से बारू शुक्र चकिया खानदान का वो पहला शख्स था जिसने सिख मजहब इख्तियार करने का इरादा किया, लेकिन एक हादसे की वजह से वो ऐसा न कर सका। चुनाचे उसने 1679 ईस्वी में बिस्तरे मर्ग पर अपने 9 साला बेटे बुद्ध को सिख मत इख्तियार करने की वसीयत की, जिसका नाम बारू ने अपने घोड़े के नाम पर देसू रखा था। देसू जब बालिग हुआ तो उसने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अमृतसर में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के हाथों बपतिस्मा लिया और उसका नया नाम बुद्ध सिंह रखा गया। वो अपने वक्त का एक नामवर जंगजू था। 1716 में जब बुद्ध सिंह का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी उसके साथ सती हो गई। उनके दो बेटे नोद सिंह और चंदा सिंह थे। नोद सिंह गुजरांवाला के इलाके का जिम्मेदार था, चुनाचे वो खुद को चौधरी नोद सिंह कहलवाने लगा। उसने गुजरांवाला का नाम शुक्र चक रख दिया, जिसके मानी जमीन का शुक्रिया बनते हैं। शुक्र चकिया मिसल के बिल्कुल इब्तदाई दिनों में नोद सिंह ने अपने आबाई गांव शुक्र चक में एक छोटा सा किला तामीर कराया और अपने इलाके को अफगानों के हमलों से बचाने के लिए 30 घुड़सवारों का एक छोटा सा जत्था जमा कर लिया। 1730 में ये ग्रोह नवाब कपूर सिंह की फजीलपुरिया मिसल में शामिल हो गया। जब नोद सिंह हमला आवर अफगानों के काफिलों को लूट कर दौलतमंद हो गया तो उसने खुद को शुक्र चक का मुकामी सरदार बना लिया। 1747 में अफगानों के साथ लड़ाई के दौरान वो सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया था। बाज़ राय के मुताबिक वो उसी वक्त मर गया था, लेकिन कुछ जगहों पर लिखा है कि वो 1752 में उस वक्त मारा गया जब दुश्मन फौज ने उस गार पर फायर खोल दिया जिसमें उसने पनाह ले रखी थी। बुद्ध सिंह के 4 बेटे थे, जिनमें चढ़त सिंह, दल सिंह, चेत सिंह और मंगी सिंह शामिल थे। 1748 में जब सिखों की 12 मिसलें बनी तो नोद सिंह के सबसे बड़े बेटे चढ़त सिंह को उसका जानशीन और आज़ाद शुक्र चकिया मिसल का पहला सरबराह मुकर्रर किया गया। चढ़त सिंह ने खुद को सिंहपुरिया मिसल से अलग करके गुजरांवाला को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ कई मुहिम्मात में अपने जत्थे की क़यादत की। उसने मुगल चक मिसल से इत्तेहाद करके रोहतास, चकवाल और पिंडादम खान के अलावा वजीराबाद पर भी कब्जा कर लिया। हिस्ट्री ऑफ सिक्स के मुसन्निफ हरि सिंह गुप्ता के मुताबिक चौधरी चढ़त सिंह ने इज़्दवाजी इत्तेहाद से अपनी पोजीशन मजबूत की। चढ़त सिंह ने अपनी एक बहन की शादी अलीपुर के दल सिंह कालियावाला से की और अलीपुर का नाम तब्दील करके अकालगढ़ रख दिया। भंगी मिसल के सोहल सिंह भंगी की शादी चढ़त सिंह ने अपनी बेटी से की, जबकि एक और बेटी राज कौर की शादी गुज्जर सिंह भंगी के बेटे साहब सिंह भंगी से कर दी। इसी तरह चढ़त सिंह ने अपने बेटे महासिंह की शादी मुगल चक मिसल के जय सिंह मान के साथ कर दी। चढ़त सिंह ने अपनी एक शादी गुजरांवाला के अमीर सिंह की बेटी देसा कौर से की और मिसल का हेडक्वार्टर शुक्रचक गांव से गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। इसी चढ़त सिंह के पोते रंजीत सिंह ने मुगलों के जवाल के बाद तमाम मिसलों को मुत्तहिद किया और पंजाब में एक ताकतवर सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।